ये खबर दिल्ली से, जहां राजस्थान बीजेपी राजस्थान को लेकर जन आकांक्षा अभियान लॉन्च करेगी और जनता तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी का यह बड़ा प्लान साफ तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा के समापन के बाद आकांक्षा अभियान की शुरुआत की जाएगी। आम जनता के बीच जाकर बीजेपी नेता जानेंगे जनता की आकांक्षाओं को, मतलब उनकी अपेक्षाएं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, वो आगामी सरकार से क्या अपेक्षा करती है। तो इस लिहाज से ये आकांक्षा जानने का कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए रह सकता है। 4 माध्यमों से जानी जाएंगी जनता से आकांक्षाएं। बहरहाल लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। बीजेपी अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए पहले जनता की आकांक्षा जानना चाह रही है। कैसे होगा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम और आगे बीजेपी के घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में कितना मदद कर सकता है? जी बिल्कुल रविंद्र, चुनावी वर्ष में आम जन तक पहुंच बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा प्लान है, जिसको परिवर्तन यात्रा के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत तमाम भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर के नेता जनता के बीच में जाएंगे। उनसे उनकी आगामी सरकार से इच्छाएं जानेंगे, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जानेंगे कि वो आगामी सरकार से क्या चाहती है। 4 अलग अलग माध्यमों के जरिए जनता से रीच करने का प्लान बीजेपी ने बनाया, जिसके मद्देनजर प्रपत्र भरवाए जाएंगे आम जनता से। ईमेल के जरिए आमजन अपनी आकांक्षाएं बीजेपी को बता सकते हैं। इसके साथ ही एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो अपनी आकांक्षाएं भारतीय जनता पार्टी को बता सकते हैं। पोस्ट कार्ड के जरिए भी अपनी आकांक्षाएं बता सकते हैं। तो बीजेपी चाहती है कि तमाम जो लोग हैं वो अपनी इच्छाएं जो हैं, अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जो हैं आगामी सरकार से वो उन तक बताएं, ताकि बीजेपी जो अपना मैनिफेस्टो तैयार करे उसमें उसको थोड़ा ये कहा जा सकता है कि मददगार साबित हो। और बीजेपी चाहती है कि जनता की उम्मीदों के लिहाज के हिसाब से ही उनका मैनिफेस्टो तैयार हो। और जब बीजेपी अपने प्रत्याशियों का चयन करे उससे पहले ये बखूबी जान ले कि आखिरकार आगामी सरकार से जनता राजस्थान की क्या चाहती है, क्योंकि लगातार ये दावे और वादे किए गए कि 4.5 साल में राजस्थान की जनता ने कुशासन सहा है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा भारतीय जनता बताती है, महिला अत्याचार को बड़ा मुद्दा बनाती है और साफ तौर पर ये कहती है कि कुठारा घाट हुआ है सत्ता बचाने के लालच में, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता की लड़ाई 4.5 साल से कांग्रेस में चली, ऐसे में कुठारा घाट राजस्थान की जनता के साथ हुआ, जिसको लेकर जनता काफी त्रस्त है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से काफी अपेक्षाएं हैं, ये बीजेपी को लगता है। इसी लिहाज से बीजेपी के तमाम नेता अब जनता के बीच जाएंगे, उनकी आकांक्षाएं जानेंगे, अपेक्षाएं जाएंगे, जनता के बीच जाकर उनसे जानेंगे कि वो आखिरकार क्या चाहते हैं। और उसी लिहाज से जो फीडबैक आएगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में उसको तब्दील करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद लखवीर सिंह शेखावत, इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। और जयपुर से एक बड़ी खबर बताते हैं आपको। कैलाश मेघवाल कल बड़ा ऐलान कर सकते हैं, भावी रणनीति का कैलाश मेघवाल ऐलान करेंगे, ये बात कही जा रही है। कल दोपहर 12 बजे वो प्रेस से रूबरू होंगे। तो क्या होगी वो भावी रणनीति, अब से कयास लगाए जाने लगे हैं, चूंकि अनाउंस कर दिया गया है कि कल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी है, पत्रकारों को आमंत्रित किया। 12 बजे वो क्या कुछ बातें अपनी रखने जा रहे हैं, क्या भावी रणनीति का खुलासा करने जा रहे हैं, देखने वाली बात है। तो जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी इस वक्त की बड़ी खबर है ही, लेकिन ये बड़ी खबर कल और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि कैलाश मेघवाल से जुड़ी ये खबर है। कैलाश मेघवाल कल कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, अपनी भावी रणनीति का कैलाश मेघवाल कल ऐलान कर सकते हैं। कल दोपहर 12 बजे वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस से रूबरू होंगे, तमाम तरीके से पहले अपनी बातों को रखेंगे, फिर उसके बाद पत्रकार भी जाहिर तौर पर उनसे सवाल पूछेंगे। और कल ये जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है उसको लेकर माना जा रहा है कि कल कुछ ना कुछ बड़ा फैसला कैलाश मेघवाल ले सकते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज अजमेर पहुंचे, जहां उनका समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन्हीं योजनाओं के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार एक बार फिर रिपीट होगी। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार रिपीट होने की स्थिति में विधायक दल
मुख्यमंत्री तय करेगा। इसके अलावा गुटबाजी पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में गहलोत और पायलट गुट नहीं है, बल्कि राहुल सोनिया खड़गे गुट हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और के फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के जज्बातों को हम ठेस ना पहुंचाएं। अजमेर आने का आज कोई विशेष मैं बहुत दिनों से पत्रकार वार्ता नहीं करी थी, मैंने कहा सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में बैठे हैं, काम करेंगे। और मैं दावे से दोबारा कह रहा हूं आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है। तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप विराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं। बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा आज दूसरे दिन राजसमंद जिले में मौजूद है और नाथद्वारा में यात्रा की शुरुआत से पहले केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने और साथ ही साथ सतीश पूनिया ने भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। वीके सिंह ने कहा कि अब प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से त्रस्त हो गई है, जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। प्रदेश में बीजेपी की जीत के साथ ही अब डबल इंजन की सरकार होगी और राजस्थान में विकास को गति मिलेगी। वहीं सतीश पूनिया ने महिला अपराध, पेपर लीक, किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर घेरा। हर तरह भ्रष्टाचार है, लोग बाग त्रस्त हैं। यहां पर कानून और व्यवस्था, खासकर जहां पर महिलाओं का सवाल है, बहुत बुरा हाल। मेरा राजस्थान से बहुत पुराना रिश्ता है। आज जब हम राजस्थान की बात करते हैं, शर्म आती है कि इतनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार और कोई एक्शन नहीं है। इसी तरीके से पेपर लीक भ्रष्टाचार का भी हिस्सा है। हमारे नौजवानों के पेट के ऊपर भी एक लात मारने का बात है। जहां तक हमारा सवाल है, अगर आप रोड ले लें, अगर आप रेल मार्ग ले लें, अगर आप रेलवे स्टेशनों का उन्नयन ले लें, इन सब के अंदर भारत सरकार पैसा लगाकर राजस्थान को और इस संभाग को काफी आगे ले जा रही है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां 2008 के जयपुर बम धमाकों के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में कोर्ट से आरोपियों को राहत नहीं मिली है। आरोपी सलमान, शहबाज, सरवर आजमी, सैफुर रहमान पर सुनवाई हुई और आरोपियों ने एक समान केस और गवाह बताते हुए बरी करने की गुहार लगाई थी। विशेष अदालत ने आरोपियों को प्रार्थना पत्र उनका अस्वीकार किया है, स्वीकार नहीं किया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। स्पेशल जज रमेश कुमार जोशी की अदालत में यह सुनवाई हुई है। तो जयपुर की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2008 के जो जयपुर बम धमाके हुए थे, उस दौरान जो जिंदा बम मिलने का मामला था, उसमें कोर्ट से आरोपियों को राहत नहीं मिली है। आरोपी सलमान, शहबाज, सरवर आजमी, सैफुर रहमान पर सुनवाई हुई और आरोपियों ने एक समान केस और गवाह बताते हुए बरी करने की गुहार लगाई थी, लेकिन विशेष अदालत ने आरोपियों का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया है। स्पेशल जज रमेश कुमार जोशी की अदालत में यह सुनवाई हुई, जिसमें यह अस्वीकार किया गया है प्रार्थना पत्र। भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा से कांग्रेस विधायक और सरकार में देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना का लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सेवर के बाजारों को बंद कर सर्व समाज के लोगों ने पंचायत समिति कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए बाजार में होकर रैली निकाली। लोगों का कहना है कि विधायक जोगिंदर सिंह अवाना द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर सेवर पंचायत समिति की 9 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को जबरदस्ती उच्चैन में जोड़ा जा रहा है। उज्जैन से ग्राम पंचायतें करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ऐसे में सर्व समाज द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले में जब सर्व समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तो उस आदेश को स्थगित किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा स्थगित के आदेश जारी किए गए, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक आदेश को निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।
नदबई से कांग्रेस विधायक और सरकार में देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन के जो हैं जोगेंद्र अवाना, उनका विरोध किया जा रहा है। सेवर पंचायत समिति के जो आसपास के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं और आज सेवर के जो बाजार हैं उनको बंद करके विरोध जताया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंचायत समिति पर ताला लगा हुआ है और ये पूरी महापंचायत जो है वो बुलाई गई है और इसमें जो नदबई से विधायक है जोगेंद्र सिंह अवाना, उनका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और विरोध का कारण जो है वो लोगों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जातिवाद के आरोप लगाए हैं, साथ ही इनको प्रताड़ित करने का जो आरोप है वो भी लगाया है। इनका कहना है कि जो सेवर की कुछ ग्राम पंचायतें हैं उनको जबरदस्ती उच्चैन में जोड़ा जा रहा है, जिसका लगातार इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर जो मौजूद हैं संयोजक इस महापंचायत के, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या जो है इस तरह से रहा कि यहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं उनको उच्चैन में जोड़ा जा रहा है। बताएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सेवर पंचायत समिति सन 1965 में इसका गठन हुआ। बहुत पुराना कस्बा है, बहुत पुरानी पंचायत समिति है। आज एक ग्राम पंचायत को तहसील का दर्जा दिया जा सकता है, तो इस पंचायत समिति का विघटन क्यों किया जा रहा है? इसमें जितनी भी पंचायत हैं, हमारी 14 पंचायतें पंचायत समिति सेवर की और तहसील भरतपुर की, हम पूरी जनता इसके विरोध में और किसी भी कीमत पर, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा, पंचायत समिति सेवर में ही रहेंगे। और एक आपके चैनल के माध्यम से एक मांग और करते हैं, सेवर पंचायत समिति को भी तहसील का दर्जा दिलाएंगे। इसके लिए भी हम संघर्ष जारी रखेंगे। बड़ी तादाद में लोग खेती खलिहान से फ्री होकर के प्रतिदिन संघर्ष के लिए आ रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से ये संघर्ष जारी रहेगा। अवाना जी इनकी तरफ, पंचायतों की तरफ आंख उठा करके नहीं देखें, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं लगातार और कांग्रेस के विधायक के ही खिलाफ आप धरने पर बैठे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मेरी पुत्रवधू 2015 में पंचायत समिति सेवर की निर्विरोध कांग्रेस की प्रधान बनी है, पर यह मसला पार्टी से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ना होकर के आम जन से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें हमारे जितने भी पंचायतें, उनके बच्चे प्रभावित होंगे। आज 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की परिधि में हमारी पंचायत समिति सेवर पड़ती है और आज हम यहाँ से हटाकर उच्चैन में 20 किलोमीटर जोड़ा जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जैसलमेर दौरा है और बाबा रामदेव के दरबार में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं। स्पीकर बिरला ने बाबा रामदेव जी की आराधना की। इस दौरान बाबा रामदेव की देश की उन्नति के लिए प्रार्थना भी की, देशवासियों के कल्याण के लिए भी कामना की। स्पीकर बिरला ने आम जन से भी संवाद किया। स्पीकर बिरला से मिलने के लिए उमड़े लोग और इधर बीच लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों की चेतावनी के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों ने उपनिवेशन तहसील के ताले नहीं खोले हैं। ग्रामीणों और किसानों की उपनिवेशन तहसील के बाहर भारी भीड़ जमा है। किसान और ग्रामीण गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर उपनिवेशन तहसील के आगे पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया है। मोहनगढ़ कस्बे का बाजार बंद कर लोग विरोध कर रहे हैं। कोटा के कैथून थाना इलाके में पति ने पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसको अपनी पत्नी पर शक था। शव को रात भर कमरे में ही पड़ा रखा। अगले दिन आरोपी के बड़े भाई ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को MBS हॉस्पिटल की मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया है। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। हर घटना ये शनिवार रात की बताई जा रही है। कैथून SHO हरि सिंह ने बताया कि मीना ठाकुर MP के जबलपुर की रहने वाली थी। उसकी करीब 9 साल पहले कन्हैया से शादी हुई थी। कन्हैया अपनी पत्नी पर शक करता था। मोबाइल पर बातचीत करने को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। शनिवार रात 9 बजे करीब दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर कन्हैया ने पत्नी मीना का गला घोंट दिया। उसका शव रात भर कमरे में पड़ा। फिलहाल कैथून पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पति पत्नी में विवाद की सूचना नहीं, उसके क्या है कि वो वहाँ से फ़ोन करती थी। जिस दिन मतलब घटनाक्रम हुआ उसी दिन वीडियो कॉल पे बातचीत चल रही थी, तो छीना झपटी दोनों की चल रही थी। उस समय भी मतलब वो बात करने नहीं दे रहा था।
9 तारीख की बात है, 9 सितंबर की। वो फैक्ट्री से काम करके शाम को आता है तो उसको इसी बात पर इनके झगड़ा होता है और झगड़े के दौरान उसका गला दबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रात भर डेड बॉडी घर पे ही रहती है, उसने किसी को बताया नहीं। मॉर्निंग में दूसरे दिन उसके बड़े भाई को, इंद्रराज को पता चला, उसने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर के हम मॉर्निंग में वहाँ कल दिनांक 10/9 को पहुँचे, मौके की कार्रवाई की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इस वक्त जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। हम डिबेट करने को तैयार हैं, ये चुनौती वो स्वीकार करते हैं या नहीं, अब इसकी इंतजार है। नौजवान हो, कृषक हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, कोई ऐसा वर्ग हो, पेंशन याफ्ता बुजुर्ग हो, कोई ऐसा वर्ग आपको नहीं दिखेगा जिसको कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने छुआ नहीं हो। सबसे महत्वपूर्ण शब्द इस सरकार का कौन सा शब्द है? राहत। जब महंगाई से आहत हो गए या समाज और प्रदेश की जनता, कोविड की वजह से आहत हो गए, चरमराई हुई अर्थव्यवस्था से आहत हो गए, तब एक ऐसी सरकार जो राहत लाई हो, वो भी चाहते तो कह सकते थे कि साहब मेरी गलती नहीं है, विश्व में ये हो रहा है, जैसे कि हमारे मोटा भाई छोटा भाई करते हैं दिल्ली में बैठकर, विश्व में ये हो रहा है, वहां मंदी है, यहां ये हो रहा है, इसलिए हमारे साथ, और कुछ नहीं तो नेहरू जी वो करके गए इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल रही। चाहते तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये कर सकते थे, लेकिन नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई विवाद नहीं। हर वर्ग की समस्याओं को समझते हुए उनके लिए ऐसी नीतियां बनाई कि उनको राहत मिले। यह काम होता है किसी भी संवेदनशील संजीदा सरकार का, और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि मैं इस प्रदेश से आता हूं जहां की सरकार का दिल धड़कता है, हर वर्ग के लिए धड़कता है, कोई अपना पराया का भेद नहीं होता इस सरकार। देखा कि महिलाओं को दिक्कत है उनके लिए, किसानों को दिक्कत है उनके लिए, वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, कोई भी ऐसी आप चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो, कोई एक योजना उठाकर देख लीजिए, ये लंबी लिस्ट है, बार बार हमारे यहां इस मंच से आपसे हम दोहराते भी रहेंगे और दोहराना चाहिए भी, लेकिन इस लिस्ट में आप कोई योजना उठाकर देख लीजिए, उस योजना में एक संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री का एक धड़कता हुआ दिल की आवाज सुनाई देगी आपको। ये हमारी उपलब्धि है इस सरकार की, और इसीलिए आज जब 5 साल पूरे हो गए हैं, फिर आपके सामने हम आए हैं, आंखों में आंखें डाल करके फिर से विनम्रता के साथ राजस्थान की जनता से वोट मांगने का हम हक रखते हैं, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य पूरे किए हैं, इसलिए यह हक हमें मिला। लेकिन पूरी विनम्रता के साथ मैं आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर लाइन में लगा हुआ था, तो एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते ही होंगे, वो आए, मैं उनको पहचानने की कोशिश कर रहा था, बोले साहब मैं संघ से हूं। मैंने कहा ये फोटो खिंचवा दी, मैंने कहा जरूर खिंचवाइए, लेकिन आपके वहां नागपुर में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? बोले नहीं, मैं अपने पास रिकॉर्ड में रखूंगा, सार्वजनिक नहीं करूंगा। कहां जा रहे हो साहब? आप भी जयपुर जा रहे हो? हाँ साहब जयपुर जा रहा हूं। साहब इस बार तो रिवाज जो है ना बदलेगा, ये वो बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने कहा क्यों बदलेगा? वहां तो राजस्थान का तो मैं हूं, हर 5 साल में सरकार बदलती। बोले नहीं साहब इस बार रिवाज बदल रहा, काम हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ सुनकर कि एक विरोधी विचारधारा वाला व्यक्ति, बड़ा समझदार व्यक्ति था, ऐसी बात, भले विरोधी है, लेकिन फिर वो मुझे साइड में ले गया। उसको थोड़ा डर भी था कि कहीं और लोग सुन रहे हैं कि एक संघ का आदमी कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, तो मुझे साइड में ले गया। बोला हमारे यहां सबका मानना है कि इस बार कांग्रेस को चुनौती हम नहीं दे पा रहे राजस्थान। मैंने कहा कारण बताइए, क्या आपके पास चेहरा नहीं है, क्या कारण? बोले नहीं, अब चेहरे की भी दिक्कत नहीं है, हम कोई चेहरा ले आए, इस परफॉर्मेंस का हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि तुलना हो जाएगी पड़ोस के राज्य से, मध्य प्रदेश से, तुलना हो जाएगी हरियाणा से, और उसने जाते जाते
वापस जब हम लाइन में आ रहे थे जाते जाते फिर बोला, और अगर तुलना हो गई केंद्र सरकार से तब भी हम कोई जवाब नहीं दे पाए। ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर जब मैं यहां आया तो स्वर्णिम जी ने मेरे सामने कागज रखे, मैंने कहा नहीं, मैं कोई कागजों की जरूरत नहीं। ये किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आपको राजस्थान में सुबह सुबह शाखा में जाते हुए लोग दिखेंगे ना, नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होगा, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो वोट कांग्रेस को देने वाले हैं। जो व्यक्ति ये देख रहा है कि एक संवेदनशील सरकार सबके लिए सोचती हुई आगे बढ़ रही है, उस सरकार को कोई जो राजस्थान के हित की बात सोचता होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस सरकार को नहीं चाहेगा कि वो हारे। आप सबसे एक निवेदन है, गुजारिश है, आग्रह है कि राजस्थान ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। देश की जो सरकार है पिछले 9 साल से वो नए नए विवाद पैदा करती है। राजस्थान संवाद में विश्वास रखता है। आप लोग फिर से रास्ता दिखाइएगा, देश को रास्ता दिखाइएगा और एक ऐसी सरकार को फिर से चुनिएगा जिसने 94% नंबर हासिल कर लिए हैं। अभी 1.5-2 महीने और हैं, फिर आगे आगे देखिए, हो सकता है अगली प्रेस वार्ता तक 100% काम हो जाए। और कभी कोई नेता आपके सामने किसी और पार्टी का आए, मेरी चुनौती उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और जब वो आपसे संवाद कर रहा हो, क्या उसकी इतनी हिम्मत है कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल सके कि हां, मेरा दिल प्रदेश की जनता के लिए धड़कता है। आंखों से सब पता चल जाता है, नियत पता चल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी सरकार में, किसी संगठन में, परिवार में, हर जगह, देश में, समाज में वो नियत होती है। अशोक गहलोत ने अपनी नियत स्पष्ट कर दी, हर वर्ग के सामने स्पष्ट कर दी। हमें गर्व है कि कांग्रेस ने एक ऐसी सरकार दी है जो सुनती है, सुनने के बाद ऐसी नीतियां बनाती है जिससे लोगों को राहत मिल सके। आपके सवाल। सर, आपने कहा बीजेपी की साइड से तो आपको दूल्हा नहीं दिख रहा है, आपकी साइड से तो दूल्हे तैयार है ना, कौन दूल्हा रहेगा? अरे हम तो यहाँ रोज आकर आपसे बात करते हैं, हम तो अब आपके माध्यम से जानना चाहते हैं वहां दूल्हा है कौन, है भी सही या नहीं है। हमारी चिंता मत कीजिए। तो पवन खेड़ा विश्वास जताते हुए कि प्रदेश में रिवाज बदलेगा और कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनेगी। फिलहाल इसी के साथ महाराष्ट्र राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही।